कैंपस लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए जानते हैं 12th बायोलॉजी का पार्ट 3, जिसमें आज हम जानेंगे लैंगिक जनन। पिछले पार्ट में हमें जाना था अलैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहले अब हम जानते हैं कि लैंगिक जनन जो है उच्च वर्गीय जीवों जैसे कि पादपों, कवकों और मनुष्यों में होता है, वो भी कुछ पादपों और कुछ कवकों में। यह याद रखेंगे। अब हम जानते हैं मानव जनन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं मानव जनन। मानव जनन आपको पता है या लैंगिक जनन कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता पड़ती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे संतति की उत्पत्ति होती है। अब कैसे होती है जानते हैं। मानव जनन में जरूरी होता है एक नर की और एक मादा की। हमें पता है कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो यहां मादा में भी 46 गुणसूत्र, इसको हम 23 जोड़ा कह सकते हैं। और यहां जो है नर में भी 46 गुणसूत्र, जिसको हम 23 जोड़े कह सकते हैं। अब हम जानते हैं, देखिए यहां से चूंकि हमें मादा से प्राप्त होता है मादा युग्मक, नर से प्राप्त होता है नर युग्मक। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है युग्मनज, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका मिलना और युग्मनज का बनना, ये सारी प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब देखिए, मनुष्यों में जब जनन होता है तो जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब है कि यहां मादा से जो 46 गुणसूत्र है, इसके आधे गुणसूत्र है इसके युग्मक में आते हैं, यानी 23। इसके गुणसूत्र आते हैं 23, और सेम टू सेम वैसे ही नर का भी गुणसूत्र आते हैं 23। अब हम जाने कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो मादा युग्मक को अंड या अंडाणु कहते हैं। हम अंड कहते हैं या अंडाणु। और नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। इसको हम शुक्राणु कहते हैं। जब ये शुक्राणु और अंड आपस में मिलते हैं तो शुक्राणु और अंड के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, और निषेचन के दौरान बनता है युग्मनज यानी जाइगोट, और इस युग्मनज से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से बनती है संतति। अब हम यहां देखें कि मनुष्य में जब 46 गुणसूत्र होता है तो 23 यहां बटा 23 यहां बटा, जब ये 23 आपस में मिलते हैं तो फिर यहां हो जाते हैं 46, यहां फिर 46 हो गए। तो इसीलिए कुछ मादा का गुण और कुछ नर का गुण संतति में आता है, और कुछ नया गुण भी आता है। भली बात ही, हमें भरोसा है कि आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। अगर आपको इसमें समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और आप इसके बारे में और क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये जानना है कि निषेचन प्राणियों में 2 प्रकार से होता है। निषेचन किसे कहते हैं अभी हम जाने। और निषेचन जो है 2 प्रकार से होता है, एक बाह्य निषेचन और दूसरा अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन जब शुक्राणु अंडाणु के साथ शरीर के बाहर माध्यम में सम्मेकित होता है यानी मिलता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि मेढक में। और इसके विपरीत अंतः निषेचन, जब शुक्राणु अंडाणु से अंडवाहिनी, यानी अंडवाहिनी को हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, तो जब शुक्राणु अंडाणु से अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में सम्मेकित होता है या होते हैं तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं। और यह जो है अंतः निषेचन मनुष्य, कुत्ता, गाय, बिल्ली इत्यादि में होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में शुक्राणु अंडाणु के साथ कहां मिलता है या कहां निषेचित होता है, तो आप बेहिचक बता सकते हैं फैलोपियन नलिका में। कुछ प्राणी अंडप्रजक होते हैं और कुछ प्राणी सजीव प्रजक होते हैं। जानते हैं अंडप्रजक प्राणी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनके जाइगोट यानी युग्मनज का परिवर्तन शरीर के बाहर होता है, ऐसे प्राणी या जीव अंडप्रजक कहे जाते हैं, जैसे पक्षी, कीट, मछली, सरीसृप इत्यादि अंडप्रजक यानी अंडे देते हैं।
अब यहां दिया गया है आगे सजीव प्रजक। तो ऐसे जीव जिनके जाइगोट का परिवर्तन शरीर के अंदर होता है, ऐसे प्राणी या जीव सजीव प्रजक कहे जाते हैं। जैसे सभी स्तनधारी, स्तनधारी यानी वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। सभी सभी स्तनधारी सजीव प्रजक कहे जाते हैं। पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। तो हम उसको समझते हैं कि कैसे होता है। तो यहां पौधों में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले उसके लिए एक फूल का चित्र बनाना होगा। तो हम एक फूल का चित्र बनाते हैं। हम जानते हैं अब इसमें जो है ये फूल है, इसमें हम सभी इसके भागों को जानते हैं। इसको कहते हैं पंखुड़ी, या इसको दल भी कहा जाता है। इसको कहते हैं बाह्य दल, और ये जो है परागकोश है, और ये है पुतंतु, यहां जानते हैं ये क्या है। तो ये जो है वर्तिकाग्र है, और ये है वर्तिका, ये है अंडाशय। अब हम इसको जानते हैं परागकोश और पुतंतु, इसको हम कहते हैं नर भाग। इस नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं, या इसे पुमंग भी कहते हैं। फिर यहां आता है ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर के तीनों जो है ये मादा भाग है। और इस मादा भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। और इसे जयांग के भी नाम से जाना जाता है, इसे जयांग भी कहते हैं। तो ये आपके प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुमंग, या पुष्प के पुंकेसर भाग को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कि पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं, या पुष्प के स्त्रीकेसर भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। अब हम इसमें जानेंगे, ये हो गया। इसमें भी देखिए हमने देख लिया कि एक तरफ है नर भाग और दूसरे तरफ है मादा भाग। जब यहां दोनों जब आपस में संलयित होंगे तो इसमें फूल और बीज का निर्माण होगा। तो कैसे, तो यहां परागकोश के अंतर्गत परागकण, इसके अंदर जो है परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। ये परागकण यहां से निकलकर, ये परागकण यहां से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तब यहां पराग नलिका बनता है और यहां अंडाशय में जाता है, जिसके दौरान यहां निषेचन होता है। तो यहां से परागकण, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे ही परागण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और यहां पर जैसे ही ये परागकण आता है, तो यहां परागकण
पराग नलिका का निर्माण करता है। और यहां जो है इसका चूंकि संरचना होता है, इस तरह का कुछ रचना होता है और इसमें होते हैं बीजाणु, और यह आकर के इसी में खुलता है और यहां से पराग कण आते हैं और इसी किसी न किसी अंडाणु से मिलते हैं, अंड से मिलते हैं, और तब जाकर के इसमें होता है निषेचन, और तब जाकर के इसमें फूल और बीज का निर्माण होता है। तो यहां तक आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आशा है कि इसमें आपको सब चीज बेहतर से समझ में आया होगा और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने कॉपी इत्यादि में बना सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारे भागों का नाम हमने लिख दिया है। ये है पौधों में परागण, यानी पुष्प में परागण कैसे होता है, पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो यहां से परागकण का आना होता है इस स्त्री केसर वाले भाग पर, यहां से दोनों का मिलना होता है। अब इसमें हम और भी जानेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी हमें जानना जरूरी है, यह भी जानेंगे। तो पहले हम ये जान लिए, अब हम जानते हैं। तो अभी हम सभी ने जाना कि मनुष्य में, पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होते हैं, किनकी आवश्यकता पड़ती है, ये सब कुछ हमने जाना। और आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और सबसे पहले वीडियो आप हमारा देख सकें। तो MS लाइफ 19 में आप सभी का हरदम स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह, फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।